मतलब आप यहाँ पे खड़े हैं और आपके सर के ऊपर पहाड़ है, अब उसको कैसे नेगोशिएट करना है? सो उसके लिए आपको ब्रूट फोर्स की जरूरत है। एक फिंगर के ऊपर अगर आप अपनी बॉडी को बेंड के ऊपर बेंड स्ट्रेच कर सकते हो, तो दैट मीन्स यू कैन टेक योर वेट ऑल्सो। और 2 फिंगर्स कि कुछ इनके 2 बंदे गए और वो 2 बंदे कुछ पानी वानी लेने गए या जो भी है, और एवलांच में फंस गए। एंड फाइनली जो बॉडीज हमें मिली हैं जो सोल्जर्स की, वो जब बर्फ खत्म हो गई अगले साल, यू नो, आफ्टर द विंटर्स, वो मुझे सेक्सी साहब बोलता था, मैं उसको राजू बोलता था। क्या बोलता था? सेक्सी साहब। अच्छा, सेक्सी साहब। तो आंखों से बात हो रही है क्योंकि नेचुरली बात नहीं कर सकते। विटमेंट हेड शॉट, तो सिंगल शॉट हेड शॉट। द मिलिटेंट केम आउट, ही केम आउट टू, मतलब खिड़की से झांकने की कोशिश की, तो ही वाज, स्नाइपर बैठाया हुआ था मैंने, तो स्नाइपर टुक अ शॉट, किल्ड 1 पर्सन, ही वाज कैप्चर्ड अलाइव। ओके, ही ब्रोक डाउन कि यू नो, मैं तो पाकिस्तानी फौज का था, छुट्टी लेके आया था मैं, कि अगर 2 पैराशूट पास में आ जाए तो देयर इज अ लीप फ्रॉगिंग एक्शन दैट कम्स इन। एक पैराशूट यहाँ पे है, एक पैराशूट यहाँ पे है। हेलो व्यूअर्स, आज फिर हम एक और वॉरियर के साथ हैं, और इसमें सबसे जो मज़े की बात यह है कि यू नो, आज के जो हमारे वॉरियर हैं वो एक मेरे कोर्समेट हैं। मतलब कि हम साथ साथ कमीशन हुए थे और साथ ही साथ हमने सर्विस किया, लेकिन डिफरेंस ये है कि इन्होंने करीब 40 साल तक मिलिट्री की लाइफ देखी है और मैं जबकि करीब 23 साल में निकल के आ गया था। तो हम बात करते हैं आज के जो हमारे गेस्ट हैं, वो हैं कर्नल यश सक्सेना, स्पेशल फोर्सेज अफसर। सो वेलकम टू शो विच आई कॉल इट अ विन लाइफ लाइक वॉरियर यश। It's a pleasure to be with you, Tyagveer. Thank you. It's my pleasure also, and I think after a long time we have finally got up. Absolutely. After this Oppavan, when did you happen to be in the Siachen? So we got de-inducted after the Indian Army came out. Okay. So about 2nd April we came out, from 2nd April to 1990 we came out. Or then we came, I mean, came to JNK. Yeah, of course. And Special Forces mean JNK. तो JNK 1990 का सिनेरियो जो था, अगर आप उस ज़माने का अखबार देखें तो कश्मीर जलना शुरू हो गया था। मैं था 1990 में, मैं सुरनकोट में था जी। तो 1990 सुरनकोट अगेन हॉटबेड। सो 1990 में there are few instances that took place. Okay. There was some what do you call a lot of mass what do you call uprisings that had started. Yes. The Pandits were singled out from villages. That was one of the modus operandi of the Kashmir, you know, the terrorists of Kashmir, to single out. So a mass exodus had started from the Kashmir Valley of Pandits. And where were you located that time? At that, we had just come to the Jammu region. Okay. And but we could see the movement of the Pandits coming in. A lot of camps were there, refugee camps were there, where Pandits were settled. And this had started in 1990. I would say, you know, singling out of Pandits had started. And there were some firing incidents that had taken place in Kashmir between the army. The AFSPA had just been of JNK in 1990 had just been established. Yeah. That is the this thing. Jagmohan had just taken over as the governor of JNK. The what do you call, legislature was disbanded at that time. And you know, it was as if from one combat zone we entered into another combat zone. So the battalion, after a bit of rest and recoup, we got about some time, and then you know, our teams got involved,
in J&K, and even today the same teams are involved. I know. I mean, it's been from 1990 आप लगाइए, for 35 years. 35 years the unit So has been. J&K के जो as you rightly said, because मैं तो पूरा मिलिटेंसी वहाँ 2 साल था मैं, जी हाँ, सोरनकोट के पास जगह जरना वाली गली, वेयर मेरा डिटैचमेंट था, जड्डा वाली गली, जेडा वाली गली, जी, तो मैं वहीं गजना हिल पे था, जय जय, बिल्कुल। और वो पूरा एरिया में ही रोज कुछ न कुछ इंसिडेंट में। तो आपने तो शायद ऑन फुट जो सारे ऑपरेशंस किए होंगे। जी, बट मैंने प्राइमरीली जो कश्मीर वैली है उसमें ऑपरेट किया है ज़्यादा। ओके। जो जम्मू एरिया, रजौरी एरिया, उसमें कम किया है लेकिन कम किया है। तो आई कैन स्पीक अबाउट कश्मीर वैली सच, कि कश्मीर वैली में मुझे मौका मिला कश्मीर वैली को अच्छे से देखने का। इन व्हाट यू कॉल, मेरा एक, आई हैड गॉन ऑन अ स्टाफ टेन्योर, इंस्ट्रक्शनल टेन्योर। ओके। तो वो इंस्ट्रक्शनल टेन्योर था हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, ओके, गुलमर्ग, हवास, 1992। मैंने आई हैड एन इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग इन माउंटेन वॉरफेयर एंड विंटर वॉरफेयर। ओके। एंड उसके बेसिस पे तो वो ट्रेनिंग भी तो हवास में ही हुई होगी ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बेसिस पे 1992 में मेरी पोस्टिंग एज इंस्ट्रक्टर क्लास सी हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में हुई। तो हम वहाँ पहुँचे तो आई वॉज थिंकिंग कि I will get a chance to stay with my family, being a peace station or whatever the thing is there, but और instructions आ गए थे कि you can't stay with your families there. Okay. तो it had become almost a combat zone by 1992. Naturally. And of course, my job at that time was primarily to train, the soldiers of Indian Army, officers and and men of the Indian Army, in becoming mountain leaders. So we used to conduct mountain warfare courses and winter warfare courses in where the हमारे व्यूअर्स को जरा ये बताओ कि हवास में क्या मतलब ट्रेनिंग होती है, if nutshell में if you can tell. Okay, so this is High Altitude Warfare School, HAWS, which is located in Kashmir, and it's a very old school established way back in the early 50s, primarily because हमारे जो मेजर पार्ट ऑफ द बॉर्डर है या लाइन ऑफ कंट्रोल है या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इज माउंटेनस टेरेन। या primarily it is mountainous terrain, and we required basic mountain skills and skills to use our weaponry and equipment in the mountains. So that is why the course is called mountain warfare course. So हम mountain warfare course conduct करते थे basically, so that with two aims. One is to make them good mountaineers, and also to make them mountain leaders in warfare. So that when they went back to the units, they could train the rest of the battalion into being a section or a platoon in mountains, to fight war in mountains. जैसा कि आपको पता है कि mountains में deployability बहुत कम होती है। You can't, जैसे plains में आप एक कहीं भी अपनी टुकड़ी को एक फॉर्मेशन में लाते हैं एंड देन यू अटैक। तो माउंटेन्स में यू हैव टू अटैक इन स्मॉल नंबर्स, इन वेरी अनकन्वेंशनल काइंड ऑफ अ सिस्टम टू गेन अ पीस ऑफ ग्राउंड। तो उसके लिए एक अलग पद्धति चाहिए होती है, एक अलग एंड्योरेंस चाहिए होती है, एक आपकी बॉडीली जो स्ट्रक्चर है, क्षमता है, उसको अलग तरीके से ट्रेन करना होता है। मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय सेना में हाई एल्टीट्यूड 9000 फीट से शुरू हो जाता है, फिर सेकेंड स्टेज होता है, फिर थर्ड स्टेज होता है। सब में एक प्रोसेस होती है बॉडी को ट्रेन करने के लिए। योर लंग्स नीड टू बी ट्रेन्ड, योर बॉडी सेल्स नीड टू बी ट्रेन्ड। तो ये पूरी जो बॉडी की ट्रेनिंग है, ये हम हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में देते हैं, टू ट्रेन योर सेल्फ टू बी गुड mountaineers and good soldier in mountains. करेक्ट। नहीं, सोल्जरिंग तो हम बाद की बात कहेंगे। पहली चीज है सिर्फ बेसिक एंड्योरेंस इन योर बॉडी, फिजिकल एंड मेंटल। तो उसके लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं। जो एक प्रिंसिपल है स्लीप हाई वर्क लो, तो सॉरी वर्क हाई स्लीप लो। तो
जैसे कि अगर मान लो आपको 9,500 फीट के ऊपर जाना है, तो पहले आप 9,500 फीट पे गए, आप ग्रेजुएटेड गए, लेकिन आप रात में रहे नहीं वहाँ पे, क्योंकि रात में आप नीचे आ गए, बिकॉज योर बॉडी इज नॉट ट्यून्ड टेक ऑन दैट ऑक्सीजन लेवल। फिर आप अगले दिन थोड़े और टाइम के लिए गए, एंड थर्ड डे यू वेंट एंड स्लेप्ट देयर। सो ये एक नॉर्मल सा सिस्टम है जो आगे जाके थोड़ा एडवांस हो जाता है, सो दैट योर बॉडी गेट्स दैट काइंड ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड। तो रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, दैट इज दी। तो ये हम ट्रेन करते हैं बॉडी को, सो दैट यू गेट ट्यून टू बी माउंटेनियर्स। उसके बाद जो भारतीय सेना के हथियार हैं और जो इक्विपमेंट है, किस तरीके से जो माउंटेन्स में है उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो हम सिखाते हैं कि ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो कैसे आप लड़ाई में इसको इस्तेमाल और वेपन कैसे बिहेव करेगा। करेक्ट। तो सिंपल चीज़ मैं आपको एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ कि आपने अगर मान लीजिए वेपन को जम्मू में ज़ीरो किया, ज़ीरोइंग इज बेसिकली ट्राइंग टू गेट योर point of aim into the target, onto the line of sight and alignment of line of sight and line of point of aim. तो जो आपने zeroing जम्मू में की, that will not be valid once the weapon comes to high altitude in Kashmir. So you have to adjust your weapons in that way. Number 2, आप हथियार को क्लीन करने के लिए आप राइफल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो राइफल ऑयल हाई एल्टीट्यूड में फ्रीज हो जाता है। तो आपको एक लो कोल्ड टेस्ट ऑयल इस्तेमाल करना होता है जिससे कि वो फ्रीज ना हो। अगर आपका ऑयल फ्रीज हो गया तो जब आपके पुर्जे अप एंड डाउन करते हैं तो वो स्लो हो जाएंगे, उसमें आपकी रोक आ जाएगी। फायरिंग पिन का एडजस्टमेंट होता है इन हाई एल्टीट्यूड, वो करना पड़ता है एडजस्ट, जिससे कि उसमें स्लगिशनेस ना आए। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये हम सिखाते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मतलब ये एक टेक्निक है टू मेक योर वेपन एंड इक्विपमेंट अट्यून्ड टू द टेरेन एंड द ऑल्टीट्यूड यू आर इन। फैंटास्टिक, दैट इज दिस थिंग। उसके अलावा कुछ एडिशनल हम स्किल्स सिखाते हैं। यूज ऑफ अ रोप, कि अगर आपको चढ़ाई चढ़नी है तो हाउ टू यूज अ रोप को मेंटेन कैसे करना है, उसमें नॉट्स कैसे बांधनी है। आजकल अगर आप स्काउट्स देखें, सब जगह हम लोग आजकल सिखाने लगे हैं। तो लैशेस और लैशिंग कैसे करनी चाहिए, नॉट्स कैसे बांधनी चाहिए, कौन सी नॉट किस तरीके से बांधनी चाहिए जिससे कि आपको उसका फ़ायदा मिले। तो मान लीजिए कोई अगर सोल्जर है, वो ऊपर चढ़ रहा है, उसको क्लाइंबिंग नहीं आती है, तो यू हैव टू व्हाट यू कॉल टाई हिम अप इन सच अ वे कि वो नॉट स्लाइड ऊपर की तरफ करे, लेकिन जब ये आपका सोल्जर ऊपर पहुंच जाए तो रुक जाए। तो ऐसी तरीके की नॉट्स हैं, वो हम सिखाते हैं। आप नीचे से मटेरियल ला रहे हैं, आप अपने हैवी इक्विपमेंट ला रहे हैं, उसको आप अगर आप सीधे खींचेंगे तो बहुत ज़्यादा जोर लगेगा, तो आपको एक पुली लगानी पड़ेगी। उस पुली को कैसे आप रोप पे लगाएंगे जिससे कि वो एक आसानी से आपका काम कर सके, फ्रिक्शन कम हो जाए। जी हाँ। तो ये सब चीज़ें हम माउंटेन वॉरफेयर में ऑल पार्ट ऑफ द जी हाँ, ये सब चीज़ें माउंटेन वॉरफेयर में सिखाते हैं। इसके अलावा रॉक फेस पे चढ़ना सिखाते हैं। अच्छा, कि रॉक फेस पे अलग अलग डिग्री ऑफ डिफिकल्टी है। देयर विल बी अ टाइम जब ओवरहैंग आ जाएगा, मतलब आप यहाँ पे खड़े हैं और आपके सर के ऊपर पहाड़ है, अब उसको कैसे नेगोशिएट करना है। सो उसके लिए आपको ब्रूट फोर्स की जरूरत है। यू शुड बी एबल टू कैरी योर बॉडी वेट ऑन वन फिंगर। तो उसकी ट्रेनिंग देते हैं कि एक फिंगर के ऊपर अगर आप अपनी बॉडी को बेंड स्ट्रेच कर सकते हो, तो दैट मीन्स यू कैन टेक योर वेट ऑल्सो, और 2 फिंगर्स। तो ये एक स्पेसिफिक चीज है जो सिर्फ माउंटेन्स में है। इट इज नॉट देयर एल्सवेयर बिकॉज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो हम 60 डेज का कोर्स कराते हैं माउंटेन वॉरफेयर का, और विंटर वॉरफेयर में भी यही चीज़ सिखाते हैं। विंटर वॉरफेयर में हम एक और टेक्निक सिखाते हैं, इसको कहते हैं स्कीइंग। कि स्कीइंग की मदद से हाउ कैन यू रीच योर टारगेट। बिकॉज मान लीजिए डाउन हिल है, आपको बर्फ़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है, आप स्कीज पहनिए और 2 मिनट में नीचे पहुंच जाइए। Reach the target. Your objective is achieved. Utilization of skis for going up
तो स्कीज के ऊपर हम स्किन लगाते हैं। तो स्किन क्या करती है, वो ऊपर आपको चढ़ाएगी, नीचे नहीं उतारेगी जब आप ऊपर जा रहे हैं। तो यू यूज दैट इन स्नो बाउंड टेरेन। फिर यूज ऑफ द वेजिटेशन जो है, कि अगर मान लीजिए आपको कहीं रहना हो तो हाउ टू यूज स्नो एज बिल्डिंग ब्लॉक टू मेक इग्लूज एंड स्टे इन दैट। कि रात में रहना है, आपके पास कोई जगह नहीं है रहने की, आप यू विल डाई ऑफ हाइपोथर्मिया, तो यू विल यूज दैट, यू नो, दैट्स दी। तो ये सारी चीज़ें माउंटेन वॉरफेयर बेसिक और माउंटेन वॉरफेयर एडवांस कोर्स, विंटर वॉरफेयर बेसिक और विंटर वॉरफेयर एडवांस कोर्स, 4 कोर्स हम चलाते हैं, उसमें ये सिखाते हैं। आई वॉज एन इंस्ट्रक्टर देयर फॉर, आई हैव बीन, गॉड हैज़ बीन काइंड, आई वॉज एन इंस्ट्रक्टर देयर फॉर 2 years from 92। ऐसा कोई वाकया कि कोई स्टूडेंट आया, कोई और जवान आया, कुछ आया, इसके साथ कोई ऐसी इंसिडेंट, एक्सीडेंट? मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि उस इलाके में एक फॉर्मेशन है, तो उस फॉर्मेशन के एक CO सिग्नल रेजिमेंट थे, और वो आए हमारे, उनको क्या कहते हैं, उनके GOC ने बोला कि कहीं पे ऊपर जाके कोई एंटीना लगाना है, तो आप ज़रा थोड़ा सा रेकी कर लीजिए, जाके रिकॉनेसेंस कर लीजिए। तो वो हमारे पास से गुजरे और अपने कुछ जवानों के साथ, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की हमसे कि कुछ आप कुछ एक्सपर्ट्स जो आपके माउंटेन वॉरफेयर एक्सपर्ट्स हैं वो दे दीजिए। तो हमने अपने 2 जवान दे दिए कि आप, देवर हवलदार इंस्ट्रक्टर्स। तो ऊपर तो पहुंच गए, लेकिन दैट एंटायर एरिया वाज अ एवलांच प्रोन एरिया। ओके। So he got stuck for 14 odd days there. Oh. And bad weather for continuously 25 days. Oh. So helicopter से भी नहीं आ सकते थे. Okay. That was the thing, and it was bang next to the line of control. And how did they go? By they went by foot because okay. कई जगह पे उन्होंने रिपीटर्स या कुछ लगाने थे, तो that was the thing. कम्युनिकेशन कुछ गड़बड़ हो रहा था, मैंने देखा है वो। जी हाँ। तो then I was asked, you know, to lead a mountain rescue to get them back. अच्छा। तो avalanche उनके लिए, avalanche मेरे लिए भी था, naturally. But then I made a plan कि okay, avalanches always occur when there is temperature and the layers of snow slide on one on the other. जब थोड़ा सा हल्की सी गर्मी होती है, तो चाहे जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा अप हुआ तो avalanche शुरू हो जाएगा। तो that means you can't move in the daytime. You have to move only at the middle of night, when it is the coldest. So we used to move to reach that place. We used to use the window between 11 o'clock at night to 2 o'clock in the morning. Okay. That was the coldest time. You know, that's the thing. And उसके बाद मतलब वो करके हम पहुंच गए, उनसे लिंक अप कर लिया। अब तुम्हारे वो दोनों बंदे भी थे? जी हाँ, हमारे बंदे भी थे, लेकिन क्या हुआ इस दौरान, कुछ उसके पहले हो गया था कि कुछ इनके 2 बंदे गए, और वो 2 बंदे कुछ पानी वानी लेने गए या जो भी है, और एवलांच में फंस गए, एंड दे वर स्टक। दैट इज व्हाई व्हेन वी वेंट टू रेस्क्यू देम। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम पहुँचे वहाँ पे, और फिर हमने वहाँ पे सर्च शुरू की। वी हैव एवलांच रेस्क्यू डिटेक्टर्स, तो उससे प्रॉड करते हुए हमने सर्च रेस्क्यू शुरू किया। तकरीबन 14 दिन वहाँ पे बैठ के रेस्क्यू मतलब सर्च किया। वी कुडंट फाइंड द बॉडी, एक्चुअली वी जस्ट कुडंट फाइंड द बॉडीज। तो फाइनली वी मार्क द प्लेस, ओके, एंड left some people there to continuously doing the search. Okay. And brought back this entire patrol. Okay, including COSAB. Including COSAB. We we had to actually because some people were not well and all that. We brought them back. And finally जो bodies हमें मिली हैं, जो soldiers की, वो जब बर्फ खत्म हो गई अगले साल, after the winters. So that was one signal boys. Yes, that's okay. And one regret I have कि I could not save those bodies, but yes, there have been instances where one has been able to save, But you made an effort. Yeah, I mean, जो मेरे जहन में जो इस समय जो याद आता है, that was the biggest thing. Sometimes some failures teach you a lot. I know. So this was one of them. कि probably had we continued searching तो हो सकता मिल जाते, लेकिन already about 8-9 days had passed. They were down under but that itself is quite a
satisfaction for the families कि at Yeah, least they could after a year the biggest thing was that we could send the bodies back home. हाँ. That was the this thing. नॉर्मली जो J&K में जब आप करते होगे ऑपरेशंस, बिकॉज आपकी ज़्यादातर सर्विस J&K में ही रही जी हाँ, देयर आफ्टर, है ना? करेक्ट. सो हवास का टेन्योर तो 2-3 साल का ही होगा. 2 years. जिसमें से I told you 6 months I was in Siachen. हाँ 6 months ही हो रहा. 6 months I was in सियाचिन Siachen. के बारे में बताओ कि वहाँ क्या किया? हाँ, तो वहाँ पे हमने एक्चुअली इस्टेब्लिश किया हॉर्स एडवाइजरी टीम. They required some very highly skilled people to do a few tasks. किसी भी पहाड़ में the most difficult task is to fix ropes, because जो आदमी जो पहली बार जो नंबर 1 जा रहा है, he is not fixed. ओके. He is doing free climbing. हाँ. तो उसको Most difficult. तो he has to fix the ropes. तो they wanted some highly trained people to fix the ropes. The brigade there wanted. So that is when the army headquarters decided to send a permanent horse advisory team. I was part of that team to set up that horse advisory team. And though we were located at the snout at the beginning of the glacier, but we were involved in fixing ropes at various places. So in that, one of the opportunities that I got was to fix rope in one of the posts, which is a very high post. Siachen. And, in Siachen, in the Central Glacier. And in fact, I got injured there. Okay. And came Injured out because of? extreme weather conditions. Okay. And there was firing all around. Okay. So that is but we were able to establish the there was an observation post that was to be established for the artillery. Okay. So because there was a lot of heavy shelling from both the sides. Okay. And we were slightly lower than than our adversaries. So I was required to establish one observation post, which we were able to establish, and that post still continues. सो यस, यहाँ मुझे एक चीज़ बताओ. आपने बोला रोप लगाते हैं और वो तो सारा स्नो है. स्नो में किस तरीके से एंकर करते हो उसको, रोप को कैसे, मतलब तो अलग अलग तरीके के एंकर्स होते हैं स्नो के लिए. वो स्नो दैट कैन ब्रेक आल्सो, स्नो और इट कैन मेल्ट. हाँ, सो व्हाट हैपेंस इज कि देयर विल बी अ बोल्ट and then there will be a plate. Okay. So that is only meant for while the area is snowbound. Okay. So that area was a snowbound area for throughout 24/7. I mean 365 days of the year. So there, whatever you rope fixing you do, that continues. That continues. So mean that doesn't melt. हाँ, that doesn't melt. That's the thing. तो उसमें आप you go deep down and you make anchors. आपके पास एंकर्स और प्लेट्स होती हैं. तो आपके पास एक बोल्ट हुआ जिससे आप यू आर बोल्टिंग डाउन, एंड देन यू क्रिएट अ स्लैब. उसमें आप नीचे एक प्लेट रखते हैं. उसके बाद फिर देन यू फिल इट अप विद स्नो अगेन एंड पैक इट. दैट विल नॉट कम आउट. दैट मींस वो अगेन फिर फ्रोजन हो जाएगा. हाँ, दैट विल नॉट कम आउट. इट इज लाइक रॉक. सो इन स्नोबाउंड टेरेन यू डू इट. I used to wonder because मैंने recent एक conversation किया था माउंट एवरेस्टर से, सिग्नल लेडी ऑफिसर who was done at the age of 46. Okay. तो वहाँ ये जब डिस्कशन हुआ तो मेरे दिमाग में यही रहता है कि स्नो में रोप फिक्स कैसे होती होंगी. करेक्ट. और सो ये जो पीरियड था आपका 92 के बाद में काफ़ी मिलिटेंसी टेररिज्म वाला पीरियड रहा है. अच्छा. You must have definitely been part of some operations because by now तो आप थोड़ा वेटरन भी हो गए कि 2-3 साल आपने पहला बार फिर दे. एक्चुअली जब मैं सियाचिन से इंजर्ड हुआ तो आई वाज गिवन एन ऑप्शन टू गो टू माय सेंटर. Okay. Which is in Bangalore. I know. But I opted to come back to the unit. Okay. So I had spoken to my commanding officer and told him that I don't want to go to center. And you use me in whatever way you can, but I want to be in the unit. Okay. That is the spirit that usually we have, when you're working with your own troops, because the battalion was very intensely involved in Operakshat at that time. So I came back to the battalion. Okay. And though I was a low medical category, okay, slowly and steadily I got along,
with the CI ops now, which had become very intense. 94 में the CI ops was absolutely to its peak. एक दो ऑपरेशन का बताओ जरा, कहीं जो किए हो, must have really. So we generally did not get involved with the general populace. And हमने जो ऑपरेशन ज़्यादातर किए हैं वो हाई रीचेस ऑफ माउंटेन्स, अप्रिशिएटिंग द ग्राउंड की अगर इन्फिल्ट्रेशन कॉलम जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ से आ रहा है, तो वी वुड जस्ट डू अ बिट ऑफ अ स्टडी, मेंटल एप्रिसिएशन एज टू हाउ मच टाइम वुड ही टेक टू कम टू हिज मदर कैंप. तो समवेयर इन द मिडल we used to intercepted them in various ways. अच्छा, उस ज़माने में सर्वेलेंस डिवाइसेस बड़े रूडिमेंट्री थे, जो आजकल तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं. तो इट वाज बेसिकली योर मेंटल एप्रिसिएशन, विजुअल कॉन्टैक्ट, a bit of EW intercepts, which would electronic warfare intercepts that would give you this thing. तो हमें एक खबर मिली कि I was a troop leader. I had a team leader who's, I mean, I worship him. फील्ड में तो तब मेजर भी बना दिया होगा आपको तब तक. But I was still a troop leader. Actually, and I mean, I was still a captain. Not a major. तो मतलब 94-95 की बात है. तो यूनिट में थे and we were in a very difficult area where we usually used to look for a place where army was not deployed. और वो समय था जब RR नहीं थी. RR had just started coming in. राष्ट्रीय राइफल्स was not there. Correct. तो हमें पता चला कि एक इलाका है जहाँ पे militancy was very high, but there was only some amount of paramilitary force that was there, and कोई बड़ी limited थी because paramilitary force was looking ahead. That was the thing. तो उस इलाके में बेसिकली द एरिया ऑफ कुपवाड़ा एंड अहेड, तो वहाँ पे अप्रिशिएट किया कि कहाँ पे इनका मदर कैंप होगा. जब ये आएंगे तो कहाँ पे रात बिताएंगे या दिन बिताएंगे, 2 दिन इनका सिस्टम होता था. वहाँ पे आके फिर दे यूज्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दे हैड एन ऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ दिस थिंग. तो उस इलाके में जाके वी प्लॉन्ग्ड आवरसेल्व्स इन द गार्ब ऑफ बीइंग सिविलियन पैरामिलिट्री. अच्छा, पैरामिलिट्री. सिविलियन तो कर ही नहीं सकते थे. तो पे पहुंच गए और धीरे धीरे करके हमने उन्हीं के साथ में रिकॉनेसेंस शुरू कर दी इलाके में. क्योंकि जो पैरामिलिट्री का जो बेस था वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बेस था. तो वो मिलिटेंट्स को भी पता था ये एडमिनिस्ट्रेटिव बेस है, यहाँ कोई नहीं आएगा. दे विल नॉट डू एनीथिंग आउटसाइड. बट यू मर्ज्ड विद देम. तो हम वी मर्ज्ड विद देम एंड वी कंटिन्यूड फॉर अबाउट 5 to 6 months विद देम. अच्छा, ओके. और फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हुई. तो उसमें हमने फिर एक दिन ऐसा हुआ, डिसाइड किया कि ओके, इन्फॉर्मेशन हैज कम, टेररिस्ट दैट हैव कम इनटू दैट एरिया एंड दे माइट जस्ट वेंचर. तो मल्टीपल एम्बुशेस लगाए, और मल्टीपल एम्बुशेस में हमारे यहाँ वी कैन वर्क इन बडी पेयर्स. तो मैं और मेरा बडी मेरे साथ में था, और हम एक जगह पे बैठे और कैमोफ्लेज कर लिया अपने को बीच रात में जाके. सुबेरे तकरीबन 8 बजे 2 मिलिटेंट हमारे सामने से गुजरे. मतलब सामने आए. अच्छा. विथ दोनों के पास वेपन्स थे. एक के पास स्नाइपर था, एक के पास नॉर्मल वेपन थे. दे हैड सर्वेलेंस इक्विपमेंट. और वो बेस से कितना दूर थे जहाँ हमारे बेस से? We were almost about 7-8 kilometers away. Okay. So it was multiple ambushes, दो की, in the entire bowl. Okay. That was there, और पहाड़ी के ऊपर. Okay. Must be about 10,000 feet. Okay. That is the general height. और वो militant, जैसे कि ये आपका सामने वो दीवार है, दीवार के उतने डिस्टेंस पे आके बैठ गया. अच्छा. हमारे सामने. बट आप ये मान के चलिए कि हम लोग इतने वेल कैमोफ्लेज थे, और हमारी बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट इतनी अच्छी थी कि उसको ये नहीं पता चल पाया कि यहाँ पे हमारे पीछे 2 बंदे हैं. तो मेरा जो बडी था
God bless his soul, he's no more. He was a हवलदार, राजेंद्र टिथियाल करके था, राजू बुलाते थे उसको। ओके। तो वो मुझे सेक्सी साहब बोलता था, मैं उसको राजू बोलता था। क्या बोलता था? सेक्सी साहब। अच्छा, सेक्सी साहब। तो सेक्सी साहब मतलब आंखों से बात हो रही है, क्योंकि नेचुरली बात नहीं कर सकते। विटमेंट हेड शॉट, तो सिंगल शॉट हेड शॉट। उसने एक राउंड फायर किया, मैंने एक राउंड फायर किया, बोथ ऑफ देम किल्ड। उसके बाद हमने 3 राउंड और फायर किए, वंस वी क्लोज्ड इन, दैट्स ऑल। ये एक ऑपरेशन आप सोचेंगे इसमें कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, मतलब बट हम लोग ऐसे ही ऑपरेशन करते हैं। देयर इज नो फैनफेयर इन्वॉल्व। और किया, उसके बाद इलाके को सिक्योर, मेरे बाकी बड़ी पेयर्स आ गए, सिक्योर किया इलाके को। वी वेटेड फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 7-8 आवर्स कि अगर और कोई मूवमेंट होता है या कोई चेक करने आता है तो कुछ और लोग मिल गए नीचे। अच्छा। और ये पूरा करके हमें करीब 4 मिलिटेंट एक दिन मिल गए और हम नीचे आ गए। और आई मीन दिस इज वन काइंड ऑफ एन ऑपरेशन आई वुड से, जिसमें हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और हमारे एम्युनिशन भी ज़्यादा बर्बाद नहीं हुआ। सिंपलेस्ट इट इज ओनली बिकॉज वी केप्ट all the battlecraft and fieldcraft to the best possible, to the maximum. That is the in fact तो हमारे मतलब अगर आप बोलें कि बहुत बड़ा ग्लैमर हुआ कि हाथों हाथ लड़ाई हुई, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नौबत तो आई नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। एक्चुअली आपका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जब होता है जब उसमें से बच के कुछ भाग जाते हैं और जब चेज करना होता है। करेक्ट। और हमने हमेशा ये सोचा है कि चेज करने की रिक्वायरमेंट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक सेट पैटर्न से वो चेज कर रहा है, वो अब भाग रहा है। आप अगर चेज करोगे तो यू आर गेटिंग इनटू हिज ट्रैप, हिज किलिंग ग्राउंड। यस, सो इट इज बेटर दैट समवन एल्स गोज एंड इंटरसेप्ट्स, यू नो, दैट्स द दिस थिंग। This is a very clean system where you sit and you can sit for days together. You will get something sometimes, and if you are compromised, कि मान लो आपको किसी जंगल वाले ने या किसी बकर वाले ने देख लिया, तो देन आई डिसाइड कि भाई मेरे को जबरदस्ती नहीं बैठना है यहाँ पे, फिर मैं आई विल कम बैक। माई कमांडर्स हैड इनफ कॉन्फिडेंस इन मी, माई टीम लीडर एंड माई बटालियन कमांडर, दैट वो से ठीक है, देयर इज नो पॉइंट अननेसेसरली खाना पूर्ति करना कि बैठना ही वहाँ पे, व्हेन यू नो दैट नो वन इज गोइंग टू कम इफ यू हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। सो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जब होते हैं, जब आप किसी बिल्डिंग में जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिली एंड देन यू गो, ऐसा कुछ मौका होता है? हाँ, वो भी एक्चुअली मुझे सेकेंड टेन्योर जब मैं आया इसमें 2001 में मुझे मौका मिला, आई वाज द सेकंड कमांडर एट दैट टाइम, okay, द 2IC। अच्छा। तो उसमें एक मौका मिला कि एक विलेज था जिसमें जंगल से मिलिटेंट्स आए और आके वहाँ पे उन्होंने सिविलियंस को पकड़ लिया था। और उस जो विलेज में जो लोग थे उनसे खबर आई हमारे पास कि मिलिटेंट्स हैं यहाँ पे। तो उसमें फिर हमने वी डिड सर्विलेंस ऑफ दैट एरिया फॉर गुड 48 hours. Okay. I am of the firm belief that entry should be made only when it's a must. Okay. Otherwise, entry into a building should be the last resort. Okay. Because the chances are 10:90. Okay. When you're moving into a room and the militant has a weapon, the chances are very dim. And as far as possible, entry, अगर आपके पास टाइम है, yes, अगर टाइम नहीं है तो then naturally you have to enter. So we did 48 hours of wait, and after 48 hours, when then the militant came out, he came out to मतलब खिड़की से झांकने की कोशिश की, तो he was स्नाइपर बैठाया हुआ था मैंने, तो स्नाइपर took a shot, killed one person. उसके 3 घंटे के बाद दूसरा आया, he was again sniped. Then उसके बाद तीसरा बंदा जो है वो दौड़ता हुआ आया, and he was killed in front of the building. In that also I did not allow
रूम एंट्री टू टेक प्लेस ओके, टिल द टाइम वी हैड, अच्छा हमें नहीं पता कि कितने लोग हैं, आई नो, वी डोंट यू नो। नो, उसके बाद हमने रूम एंट्री की, जब सब कुछ हो गया, बिजली पानी 3 दिन से बंद था उस इलाके में, देन वी मेड एन एंट्री एंड स्लोली एंड स्टेडली वी सैल्वेजिंग जब की तो पता चला कि एक और था ओह, जिसको फिर अंदर, अच्छा, तो he was also taken. yeah. So what I mean to say is that as far as possible, room entry should be the last resort. ये मतलब पिक्चरों में बड़ा अच्छा लगता है, रूम एंट्री कर रहे हैं, यू नो, हिट गोज इनसाइड एंड यू नो दिस थिंग. It should be done only when it's a must. Absolutely, absolutely. It should be done only when there is a very high value target, Yeah. you know, hostage which is there inside. It is so you train for that, but it is not that you, because you've been trained for that, you will apply that you know, that tactics everywhere. Otherwise, you will buy casualties. You know, this is a long drawn battle. I know. कश्मीर की लड़ाई इतने सालों से चल रही है. You know, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा. बिल्कुल, You बिल्कुल. know, that is the of course. that is the thing that we have to keep. I know. Otherwise, we lose men, Yeah, lose our young men for that. Yes, yes, You know, that's the this thing. और फर्स्ट बुलेट का ही खेल होता है उसमें. जी हाँ, फर्स्ट बुलेट जिसकी, बिल्कुल. And sometimes you can you know, actually outwit the enemy Yeah. with your endurance. yes, yes, yes. आप अगर 4 दिन तक मिलिटेंट को सोने ना दे, कॉन्स्टेंटली यू हैव क्रिएटेड समथिंग एंड वो अपने आप ही परेशान है. ही विल नॉट बी एबल टू फायर स्ट्रेट. यू नो, those are the things that needs to be you know, seen rather than blindfoldedly going into a building. But yes, room entry techniques have to be practiced. It's one of the most difficult things. Combat shooting has to be practiced. You know, that entire drill we all are trained for. You know, when we train right from the word go. We train for in room entry techniques. But as an officer, I have to think when to utilize it. I know. You know. Yes, जैसे अभी एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, यू नो, इट वाज डिटेक्टेड दैट कि उनमें एक बंदा उनका पाकीज़ का स्पेशल फोर्सेस का बंदा था, मे बी रिटायर्ड और मे बी सर्विंग. ऐसा आपके टाइम में कभी ऐसा हुआ कि जो बंदे आपने कैप्चर किए या आपने एलिमिनेट किए, यू फाउंड देम वेरी टू वेल ट्रेन्ड and really difficult to take on? Let me tell you that a large number of Pakistan Army soldiers are into the Mujahideens. Yeah. A large number of them. The route is through the ISI. Because the ISI controls all the Mujahideens in Pakistan. So the link is basically the ISI. So the ISI is manned by the Pak Army. So what it does is that it picks up people who are volunteers after retirement or before also, and put them on a long leave. Oh. And they come along with the militants as they are serving soldiers. Yeah. They come here and they give leadership to the terrorist organizations in the country. It happens and it has been happening. That let me tell you. So it is a fact basically. Yeah, absolutely. और इसमें ऐसे बहुत सारे लोग मिले whose origins have been traced back to the Pak Army, whether serving or veterans. Veterans तो बहुत सारे. You know, that's the this thing, and they have been good instructors who have been there. जैसे हमारे यहाँ सेक्शन कमांडर्स कोर्स क्वालिफाइड जवान को बोलते हैं, इज अ गुड सेक्शन कमांडर. So how do we come to know that yes, ये इंस्ट्रक्टर था या पैरा का है वो, जब वो पकड़े जाते थे? Actually, there are a lot of giveaways that happen. Okay. कुछ ना कुछ उसके सामान से मिल जाता है. Documents. या डॉक्यूमेंट्स, उसकी कोई यू नो पे स्लिप मिल गई, उसका कोई लेटर मिल गया. Okay. एंड इनवेरिएबली जब इतने सालों के when they are coming, crossing the border and coming, they always for nostalgia say keep something. जब हम श्रीलंका में थे तो LTT की आदत थी एल्बम्स रखने की. अच्छा. अपने फोटो एल्बम अपने फादर की, मदर की,
वाइफ की, गर्लफ्रेंड की, बच्चों की, वो एल्बम्स रख के चलते थे अपने साथ में। ओके। तो जब पकड़े गए तो उनका, बट वो दैट वाज देयर वीक पॉइंट, वीकनेस। सम ऑफ द मुजाहिदीन्स आल्सो डू दिस। Okay. हमें एल्बम्स मिली हैं कैंप्स में, ओके। दैट्स द थिंग। देन वी हैव बीन एबल टू ट्रेस आउट कि व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन, क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है। कई लोगों ने डायरिया लिखी है ओके। कि हमने मुरीद के में ट्रेनिंग पाई, उसके बाद हम यहाँ आए, Okay. उस तरीके से ये आज की बात नहीं कह रहा हूँ मैं, तो बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ। बट इवन टुडे दिस इज अ फैक्ट, दिस इज वन रूट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी पीपल टू गिव देम ए पोस्ट रिटायरमेंट I would say that opportunity. Yeah, opportunity, that is the Oh my this thing. God. And इसमें SSG के बहुत सारे हैं, इनकी जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है, और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के मिल जाएंगे आपको। कई बार जो मुजाहिदीन बटालियंस हैं उसके मिल जाते, दे हैव मुजाहिदीन बटालियंस आल्सो, इरेगुलर्स, उसके मिल जाते हैं, रेंजर्स के मिल जाते हैं, पीपल हु हैव, बिकॉज there's a lot of, see, it's a game of money, there's a lot of money, there's a lot of money involved in terrorism, so they get involved in that. कभी इसी को इंटरोगेट या इंटरेक्ट करने का मौका मिला? इंटरोगेट करने का मौका बहुत मिला है एक्चुअली। किसी और याद है? हाँ, वो usually what happens is that when such a person comes in, तो we hand that person over एक usually there is in the interrogation cell होता है। तो ऐसा कई बार हुआ है कि we have handed over to the interrogation cell, and the formation in that place has got us involved in interrogating, because naturally ground knowledge we have, which can be shared, this thing. So how to frame questionnaires and all that. कोई वाकया याद है किसी बंदे का? I know of a person who's a young boy, I mean I would say not more than 27 years old, who on leave had become a militant. Okay, on leave. He was Indian? J&K? No. अच्छा. From Pakistan. अच्छा, पाकिस्तान. LET. Oh. And he was captured alive. Okay. And then we got to know that it was an infiltrating column जिसको पकड़ा था हमने. Okay. तो captured alive means a jackpot. हाँ. तो for about 5-6 hours we interrogated. So naturally when you interrogate, you get to know, immediately you get to know a few things, because he has a hope that I might survive. They may not kill us. So he gives you some information. Naturally. तो उसमें he broke down कि मैं तो भारतीय सेना, सॉरी पाकिस्तानी फौज का था, छुट्टी लेके आया था मैं. Then we got to know that a lot of these young people in the Punjab, Pakistan Punjab, and the Swat area have been indoctrinated Pakistan Army people to get into militancy. That's the thing. And he said कि साहब मेरे तो 6-7 साल की सर्विस थी, मेरे को तो कुछ पता भी नहीं है. But then we got to know about a few things. That was this thing. But yes, there has been instances. He was indoctrinated. He was indoctrinated. There's no doubt about it. Everybody doesn't want to become a militant. Yeah. But वो indoctrination इतना strong नहीं है जो कि indoctrination तमिल militants का था. अच्छा. वो indoctrination एक बहुत high level का था. ये इनका इतना नहीं है जो मैं कहूँगा. डरपोक हैं. नहीं, ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि one should never undermine your adversaries. But probably that motivation level has not gone that high. Though jihad is part of their system, but jihad में ये क्या-क्या कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ में they are still scared. That is they haven't reached that kind of for this thing. Yes, आप पैराट्रूपर तो रहे ही हैं, स्काई डाइविंग के तो आप रहे ही हैं. No, I am not a skydiver. अच्छा. I have been a static line jumper. Okay. Throughout my life. Okay.
I have done about 107 jumps. Okay. And 107. 107 jumps. No less, भाई. The skydivers do more. Okay. I didn't get an opportunity because at a very early service I got involved in mountain warfare. Okay. तो जिस समय लोग skydiving courses के लिए जा रहे थे तो उस समय मुझे मौका नहीं मिला. तो it's just a matter of opportunity. Skydiving के only height ज़्यादा होती है ना? Skydiving can be done at the level where you require oxygen. Okay. So there are oxygen jumps about 28 to 30,000 feet. That is skydiving. That is no. And skydiving is at a lower height also. Okay. You can do skydiving at 12,000 feet also. Okay. That is the thing. So what is the difference? हाँ, तो एक तो skydiving है और एक होती है military free fall. Okay. तो military free fall में you are jumping with your entire equipment. Okay. What is the aim of free fall is कि you should be able to reach your target undetected in enemy territory. Yeah. तो एक होता है एक टेक्निक होती है जिसको कहते हैं हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग. Okay. तो आपने 36,000 के ऊपर ऑक्सीजन आप ऑक्सीजन मास्क पहने हुए हैं और आपने जंप किया ऊपर से और हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग और आपने ऊपर खोल दिया. हा हो. और फिर विद द हेल्प ऑफ कैनपी वर्क, जो आपके पास कैनपी है पैराशूट की, और यू कैन maneuver it based on the winds. You enter into the enemy territory. So if you open the parachute, say in Jodhpur, you can go to Jaisalmer. Okay. I mean, I'm just giving an example. Yeah. You can take any other example. Yeah. ठीक है. तो बेस्ड ऑन द विंड पैटर्न. तो ये हो गया हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग. एक होता है हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग. ओके. जिसमें आप हवाई जहाज से बहुत ऊपर से जंप करते हैं. हाँ, तो वो भी तो हवाई जहाज से ही था. हाँ, मतलब इसमें आप अपना पैराशूट जल्दी खोल देते हैं. उसमें पैराशूट आप बिल्कुल जब तक बहुत पास में नहीं आते खोलते नहीं है. बट हवाई जहाज से तो दोनों में दोनों कूदते हैं. लेकिन आपका फ्री फॉल ज़्यादा होता है. हाँ, फ्री फॉल ज़्यादा होता है. तो आपने अगर 30,000 से जंप किया, तो आपका एक तो हवाई जहाज को डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. ओके. और फिर यू आर फॉलिंग लाइक अ रॉक. ओके. यू आर नॉट डिटेक्टेड. ओके. देन यू कम क्लोज टू द ग्राउंड, से अबाउट 8,000. ओके. एंड देन यू ओपन योर पैराशूट. ओके. सो दिस इज कॉल्ड हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग. अच्छा. तो हेलो. ओके. इसमें क्या होता है कि योर डिटेक्शन चांसेस आर द लीस्ट. ओके. The only thing is the aircraft has to be in enemy territory. Okay. And in the first one, the aircraft can be in India and you can go to the adversary. Okay. Because you are gliding. You are gliding. तो वहाँ ऊपर ही खुल जाता है पैराशूट और फिर आप ग्लाइड कर रहे हैं. ये आप नीचे कर रहे हैं. तो ये दोनों टेक्निकल. तो ये दो टेक्निक्स आप इस्तेमाल करते हैं. ओके. हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग, हाई एल्टीट्यूड लो ओपनिंग, दे आर टैक्टिकली यूज्ड फॉर इंसर्शन इनटू एनिमी टेरिटरी. ओके. तो आपने कौन सा वाला किया हुआ है? नहीं, मैंने जो किया है वो उसको कहते हैं स्टैटिक लाइन पैराशूट. अच्छा. स्टैटिक लाइन पैराशूट विच जनरली द कंप्लीट पैराशूट रेजिमेंट डज इज that you jump with a parachute from an aircraft between 800 to 1,500 feet. Okay. 800 to 1,500 feet. Okay. और depending upon what kind of scenario it is. Okay. अगर आप मान लीजिए आइलैंड टेरिटरी में जंप कर रहे हैं तो you'll jump definitely at a lower altitude, so that dispersion doesn't take place and you get into sea. And ऊपर आप जितना higher जाएंगे उतना dispersion होगा. तो you jump as a body, say as a troop. But again it is for the for an operation into the enemy territory. 100%. I'm talking of that only. कि अगर मान लीजिए आपको आपके ट्रूप ने इंसर्ट करना है into any enemy territory behind the enemy lines, behind the defenses, तो you jump into the enemy territory, get together as an RV. पैराशूट से जंप किया आपने with all equipment, RV किया, and RV करने के बाद then you go on to the target. Go into the mission. हाँ, on to the mission. Depending upon what role you are being given. It could be a raid on a vital installation. It could be what you call holding of hasty defenses. It could be what you call laying a roadblock. Or it could be just threatening the defenses.
So then that skydiving में is never done like a whole battalion or company is moving. उसमें एक दो बंदे ही, लिमिट द स्ट्रेंथ इज लिमिटेड नंबर वन. उसमें strength limited और that must be like a where individual जाके doing some तो the smaller covert operation. smaller number of forces use the skydiving or free fall technique. yeah And when you jump with a body of troops, yeah then you you do static line jumps. That is the thing. okay. And you have done this sea diving also? No, I have not done. You haven't I have not done. देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं जो हर आदमी हर एक नहीं कर हर आदमी हर like I got involved in mountain warfare right from the beginning. yeah So I have concentrated myself on being a mountain leader. okay That is the thing. बाकी चीजें are there which I can do. Like I can do what you call normal scuba, which I've been taught in my unit. Okay. But not beyond that. okay Like I can go subsurface and underwater and move along with the equipment. But I will not be the leader in that. okay Because that has to be done by a deep sea diver. That's the thing. आपने ये जो आगरा में जो होता है कोर्स AAT क्या है, एयरबॉर्न ट्रेनिंग सेंटर? हाँ आगरा सी हमारे यहाँ जब व्हेन अ पैराट्रूपर इज ट्रेन्ड हाँ तो ही वहाँ हैज भी इंस्ट्रक्टर थे क्या? आई वाज एन इंस्ट्रक्टर फॉर 2 years. Okay. 2 years AAT there. इसमें. There is an army airborne training school. Okay. So I was there in that school for 2 years, and there that is the school that trains paratroopers in the basic paratrooping जो बेसिक कोर्स होता है, जो 3 हफ्ते का कोर्स होता है और उसके बाद जंप होता है. तो दैट इज द प्लेस वेयर आई वाज इंस्ट्रक्टर. एंड इसमें एक चीज़ बताओ. यस बताइए. एक तो आप जब खुद स्टूडेंट रहे होंगे, जब आपने पहली बार इसको सीखा होगा, और एक आप जब खुद सिखाने वाले बन गए, इंस्ट्रक्टर बन गए, दोनों के टाइम में आपने कौन सी ऐसी चीज़ थी जो सोचा होगा कि यार ये चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करूँगा जब मैं इंस्ट्रक्टर बनूँगा? ओके. तो आई विल से दैट जब हम एक्सपीरियंस ऑफ बोथ द सिचुएशन. Correct. व्हेन यू आर ए लर्नर और व्हेन यू आर ए टीचर. करेक्ट. तो हम आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल जो है ये एक स्कूल है जिसमें ह्यूमन ड्रॉप्स कराते हैं, जो कि पैराट्रूपर्स बेसिक कोर्स होता है, और एक इक्विपमेंट ड्रॉप्स कराते हैं जिसमें वी ड्रॉप BMPs, we drop guns, we drop heavy logistic equipment and supply drops. That is the this thing. तो मुझे मैं एक कोर्स कंडक्ट कर रहा था जिसमें we were supposed to go to a particular altitude ओके. in the northern part of India, altitude, and we were supposed to drop, make the the course drop heavy equipment. ओके. There is always a margin of error that is there. तो हमने कुछ लोड लैच किया और मुझे, जब मैं कोर्स कर रहा था, ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, एंड we were supposed to put certain number of parachutes. तो उसमें से एक पैराशूट जो था मुझे विजुअली दिखा कि it will not work. Okay. Because it had some sort of a wear and tear. So that was during the inspection of during the the inspection. of parachute. Yeah. तो I immediately told my instructor कि ये पैराशूट, इतने पैराशूट लगने चाहिए as per the book. लेकिन आप 2 पैराशूट इस पे और लगाइए, नहीं तो नहीं होगा काम. And that is when you were a student. I was a student. Okay. He agreed with me, and we added the number of parachute, and lo and behold, when the load fell, that parachute did not get deployed. और अगर वो deploy नहीं होता तो जो क्या होता है, लोड अगर टेढ़ा हो जाए तो लोड टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा. So when I came back as an instructor, तो द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज, जो हमारी जो प्रेसिस होती हैं, जो हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लिखते हैं, तो उसमें विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द पैराशूट आई मेड इट इन 3 phases.
before, during and after. अच्छा. Before the drop takes place in 3 phases. Now that was only because उस समय मैंने ये विजुअल इंस्पेक्शन 3 बार किया था. तीसरी बार जाके मुझे पता चला कि एक पैराशूट खराब है. एक तो होता है जब पैराशूट खुला हुआ है, एक हुआ जब पैकिंग हो रही है, और लास्ट में जब पैराशूट पैक होके लग जाता है इक्विपमेंट के साथ. तीनों इंस्पेक्शन होने जरूरी है. So that is the experience of as a student life which you implemented as a instructor. Correct. Fantastic. That is the so that is the reason sometimes you know that and that is all because of experiences, because ये काम हमने यूनिट में भी किया, पैकिंग ऑफ लोड्स. तो वी रियलाइज कि इस एसओपी से काम नहीं चलेगा, हमें एसओपी रिवाइज करनी पड़ेगी. तो हमने यूनिट में अपने आप एसओपी रिवाइज कर दी. सो व्हेन आई केम बैक टू द इंस्टीट्यूशन आई चेंज दैट. Fantastic. That's the so ऐसी कई चीज़ें हैं जिसमें you know when you gained experience, then you shared it with the you contribute to the system. Yeah, you shared it with the rest of the system. Since this is a very at the same time exciting as well as very adventurous kind of thing is there, कोई incident or accident if you recall? देखिए airborne delivery is a very risk-prone activity. There's no doubt about it. No doubt. There is always a doubt of whether the parachute is going to open. If it opens, whether it's going to be deployed in the right way. You know, those kind of things are always there. But yes, there have been instances where parachutes have not functioned. The reserves have opened. The individual has been able to open the reserves. There are times when the reserve has also not opened. So there is always you know, there have been, and not one, there are a number of instances that have happened. So that is part of the game. I mean, that we have to be ready. And anyone, that's why I say that anyone who sees a maroon beret in front of you, you should always remember that he has got the risk factor multiplied by 2 as to what your risk factor is. Because there are so many vagaries that happen. I know. You know, the vagary starts from your parachute, the wind pattern, the exit from the aircraft. You know, anything can go wrong. Anything. You know, there's a very you know common incidence that happens कि अगर 2 पैराशूट पास में आ जाए तो there is a leapfrogging action that comes in. एक पैराशूट यहाँ पे है, एक पैराशूट यहाँ पे है. So what happens is that ये पैराशूट जो है, जो ऊपर है ना, ये हाफ डिप्लॉयड है, ये पैराशूट फुल्ली डिप्लॉयड है. Means? So what will happen is ये पैराशूट now will come down below because it's half deployed. So the what do you call acceleration becomes higher. So it comes down below. जब ये आया नीचे तो ये हाफ डिप्लॉय हो गया. It comes down. So what happens is the rate of descent becomes higher, and both these soldiers or both these paratroopers can have a very severe injury when they reach the ground. Because they may collide. No, not only collide. The speed with which you are coming down is much higher because you are not fully deployed. So what do you mean by the half deployed and full deployed? So for matlab, if the parachute is like this, it becomes like this. Oh. So it is not. So the wind, the velocity with which it is coming down and getting you down below, because after all, it is a parachute is basically a wind arrestor. You know, it is arresting the wind, makes it deployed. Your surface area increases, and that's how you come down safely. And when this situation occur, this half and full deployed. ये if 2 paratroopers come very closely, it can happen. It can happen. So because of that they are encroaching upon each other's space. Oh. तो आप अगर मान लीजिए एक एयरक्राफ्ट से 20 पैराट्रूपर्स की स्टिक निकाल रहे हैं one after the other, thinking that there will be some displacement because the aircraft is also moving at a speed. Sometimes it doesn't happen. Sometimes you just collide with each other. That can happen. And yes, for my knowledge, when one is half deployed and one is full deployed, that person who is in the parachute, they don't have any control to be. There are times you can control. There are times your mind will not work. Oh. You know,
there are number of things you are doing while you are deploying yourself. You are looking at the wind कि wind कहाँ से आ रही है, मैं किस दिशा में, because you have to be opposite to the wind to deploy yourself opposite. It has to be front, face wind. अगर tail wind से आप land करेंगे तो the wind is going to push you जैसे धोबी पटक उस तरीके से पटकेगी आपको पैराशूट नीचे ग्राउंड पे. You will break all your limbs. So many things are there that you have to see, and then you have to see these what you call emergencies also. So there is another activity in which आपका कोई रिगिंग लाइन अगर जो लाइंस होती हैं जो पैराशूट की कोई अगर टूट गई तो अपने आप द पैराशूट बिकम्स अ कैंडल. वो पतली सी एक कैंडल जैसे होती है and it will come with so much of velocity. So then we train them that okay, you must have your reserve deployed immediately. So these are emergencies. There are a lot of places where there are high tension wires. हाई टेंशन वायर के बीच से गुजर रहे हैं आप ट्रेनिंग के दौरान तो आप वायर्स को बंद कर देते हैं फॉर सम टाइम, बट लड़ाई के दौरान थोड़ा ना होगा ये कार्रवाई. अच्छा ट्रेनिंग के दौरान एनिमी टेरिटरी में थोड़ी एनिमी टेरिटरी पे, सो यू हैव टू केटर फॉर दैट. एनी एक्सपीरियंस ऑफ योर्स falling, malfunctioning or something where you really... With God's grace, I have not had an emergency so far, though I have trained for all of them. But actually, I have not had an emergency, and I am just going for my jump in the month of October. I am going you can do that? You can do after retirement? Yeah. We are the only veterans from the, this is the only... I would say the family of veterans called paratroopers who can jump throughout our lives. Yeah. So we've got a government sanction for this. So that is once in a year permitted? Actually you can jump as many times as you want, but definitely once a year तो हम करते ही करते हैं. And Agra? Depending upon where. This time I'm going to do it in Agra. Okay. So if you have the time, do drop in on 1st of October and watch me jumping. Certainly. So Agra जब जाते हैं तो चलते हैं साथ में. The only thing is yes, you got to be physically fit. तो एक physical test पास करना होता है. To to jump. Yeah, that's the thing. That is a big motivation to keep yourself physically fit. Absolutely. That's a big motivation. Correct. So as a veteran, I have मेरे 2 jumps हो गए हैं as a veteran. क्या बात है. And I'm going to do the third one now. In 1st October. On 1st of October. अरे क्या, it's a privilege यार, कोर्समेट का मतलब इस तरह का देखे तो अपने को भी मोटिवेशन है. That is my, I mean, some things you live for. I know. This is one thing which I live for. I know. Why not? That's the thing. And these are the skills you have earned. Usually what we do is we catch hold of our course mates, batchmates, and we jump together. Yeah. So that gives us memories. That same camaraderie which was there 40 years ago. So when you did first jump, what was that moment of feeling or anything? Okay, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर fear factor की बात करें तो जिसको fear of heights not fear, I say whatever the experience, whether excitement, fear or uncertainty, whatever. So I told you that I had already jumped in IMA. 5 jumps I had done in IMA. So for me it was when I did my basic course, that was called the para jumping course. This was a paratroopers course. Okay. The difference is that I'm jumping with equipment. There I'm jumping without equipment. In IMA. In IMA. Okay. That was the only difference. Okay. So that is taken as an adventure activity, and this is a professional activity. So one did not have any problems. But yes, IMA से जब हमने jump किया था, तो you were younger, you were just about 19 years old. So उस समय तो it was like दिखा दो क्या कराना है. That was the thing. I know. So one did not bother. Actually, if you really ask me. But yes, that fear of the moment the aircraft का दरवाजा खुलता है जब, और जब the wind gushes in, it pumps up your adrenaline. There's no doubt. But the very fact that you want to jump is a motivation enough to jump. I know. I think the worst scenario is that you come back wearing a parachute back कि आज bad weather हो गया तो you can't jump, तो आप 2 घंटे हवाई जहाज में बैठे और वापस आ गए बिना जंप के.
तो तब हम बोलते हैं यार कि हमें तो हवाई जहाज के अब पानी में जंप करा दो अब, you know, we are ready to jump, but don't get us back without having a jump. Actually, I'm telling you, a lot of our course-mates from NDA are, you know, transport pilots. The transport pilots are the people who make you jump. तो मेरे कोर्समेट्स बहुत सारे थे उस समय पैरा ट्रेनिंग स्कूल में, तो मैं कई बार बोलता यार आज नहीं हो पाएगा जंप, आज विंड बहुत हाई हो गई है, ये हो गया। अल्लाह तेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, तूने तो हमें फेंकना ही है, जंप तो हमने करना है, आ जाए अब करा दे यार जंप, कैसे भी है करा दे, नो दैट काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज फॉर अ पैराट्रूपर टू वेयर अ पैराशूट एंड नॉट जंप, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट ऑर्डियल दैट यू कैन थिंक, पनिशमेंट, एब्सोल्युटली, कि अब तो कराओ यार, सब कुछ कराओ, खत्म करो, यू नो, कंप्लीट द ऑर्डियल। क्योंकि पैराशूट पहनने का ही वही एक एक्सरसाइज बाय इटसेल्फ होती है। 80 kg, 80 kg ऑन योर बैक, यू कैरिंग, और उस सुबह से बैठे होते हो, और आप यू आर वेटिंग फॉर द राइट ऑपॉर्चुन टाइम टू हैपन। तो you know, there have been instances where we have, you know, planned for an operation a number of times, and it has not materialized because of political situation or whatever. I think that is the time that you have to go and talk to your troops. Ki, bhai, you know, because everyone gets agitated. Ki, we have trained so much. Now just send us to battle. I know. You know. There have been so many instances that have happened in our lives where we were worn parachutes and we are just about to jump and we are told, okay, now you will go by, you know, by helicopters and land. You know, the thrill is gone, and that kind of a thing. Yes, आपने NDC में भी कुछ किया है? I was posted in NDC. Okay. On staff there. Okay. So for 1 year I was posted in NDC. I had an opportunity to look after you know you know, an appointment there. Basically you know, looking after some aspects. Okay. Dealing with some you know dignitaries outside. Okay. So one got an opportunity. It's a privileged must be the. I was lucky, I would say. I mean, because NDC, going in NDC and doing whatever appointment you must Correct. have done. So I was the staff where officer. all upcoming officers are there. I was the staff officer to the commandant. Okay. And I had the privilege of you know, and I was lucky that a lot of my course-mates were doing the NDC at that time. Okay. So कौन थे अपने? I think if I'm not wrong, GP Singh. no, GP was later on. There was someone else. There was some Air Force के तो थे ही, because Air Force के there some course-mates of mine who were there. So it was nice. We were able to. The good thing about the National Defence College course is that it is a, you know, the course every day, every morning has got one you know visiting faculty coming and giving and delivering a talk, and the visiting faculty could be the Chief Election Commissioner, Okay. or the Chief Justice of India, Okay. or you know, the Deputy Secretary General UN, or some ambassador from somewhere, you know, that kind of a thing. So it gave a huge exposure. I have not done NDC, but I have, as a faculty, you know, one was part of it. You have gone through it. That 1 year, one was able to see a lot of things, and a lot of foreign officers come for the course. So you were able to interact with a lot of foreign officers who are still my good friends, and even today. And you know, whenever I go abroad, I make it a point to meet you know, to meet them. Okay. It's a you know, a mutual, I would say, bilateral relationship that carries on for the rest of our lives. Any UN mission also? No, I have not done any UN mission. Okay. But I mean, this NDC and tenure, one was able to you know, spend some time abroad also. That is the thing. Yes, being a course mate, साथ साथ कमीशन हुए, साथ साथ फ्रंट रोल किए हैं, और आज सारे जो पिछले 40 साल का जो आइसोलेशन है वो सब खत्म हो गया, सब बात स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीलंका टू द J&K टू सियाचन टू द व्हाट नॉट, मींस वी डिस्कस एवरीथिंग. जाते जाते एक तो हमारे जो जनरल व्यूअर्स हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे, और एक मैसेज अपने कोर्समेट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? Okay, first to my course-mates. They are going to watch it. Yeah. So especially to my course-mates, brothers in arms,
there's no message. It is just that now is the time to live well. We are talking. You know, the two postmates are talking. Absolutely. You know, this is the time to do what you want to do in life. We have achieved enough. Each one of us has been achievers in our respective spheres. And now as veterans, we need to firstly look after our families and look after our wives who have looked after us for so long. And travel places, do your hobbies. Someone wants to write, you write. Someone wants to sing, you sing. You want to play instruments, you want to do whatever you do. And of course, live whatever life that we are going to have, live it. The second innings has to be better than the first innings, let me tell you, because this is a carefree innings. And also we must keep meeting very often, because we must know how many of us still can walk straight, or you know, don't have a backache or a you know, some ailment. And yeah, keep in touch. That is the most important thing. Postmates, you are you know, all you know, blood brothers, and I wish the very best for you and your family, definitely. And the one you wanted me to speak regarding, what else? General message you want to give to the audience? I am no great shakes to give a message to the audience, but yes, I would definitely say that the Indian Armed Forces is a great opportunity to serve the nation. I've had one. I'm very lucky. I had people to guide me to live through this, you know, I would say 42 years in uniform. And I think no better way to live life king size. If anyone is keen to you know, join the armed forces, then do it right away. It could be a young child who's just about 10 years old. Think of joining a Sainik school, military school, or RAMC. If you're elder, you are gone beyond that stage, you come into your class 10th, 11th, 12th, join the National Defence Academy. If you're beyond that, you become a graduate, get into as a through the Combined Defence Services exam, or through the Technical Graduates Commission, or what you have, whatever way you have. And if you are somewhere close to 35 years, till the age of 40, you can still join the army and wear a uniform as a territorial army officer. Till the age of 42, you can still wear a uniform. So, I mean, let your imaginations wander into this field, because this is just not a life of adventure. It is a life of dedication, and dedication to the country, which is the most important thing. Thank you so much, Jai Hind, Tyagveer. I think you have given me a great opportunity. Wonderful, and I loved every bit of it. Yeah, I too loved it, and it's a great opportunity to interact and talking about our own people. And जाते जाते एक दो लाइन का मैसेज अपने पैरा स्पेशल फोर्सेज कोर्समेट के लिए. Para Special Forces, my coursemates, oh, they are my life, life, I would say. You guys have been great, yeah. I mean, each one of you, I mean, we have lived through so much of, you know, tribulations in life, and each one of us has excelled, has shown to the world what we could do when there were huge odds. And you are the treasure of the country, yeah. I mean, that's tell them to watch this conversation and percolate to all the people around. Oh, they'll do it. Thank you so much. Thanks. Very nice. Yes, and thank you so much that you took so much of trouble to come all the way and conversing with us. It has been an honor, Tyagveer, and I need to get you to Greater Noida now. Yeah, we will. We will. Chalo, wonderful.